खेल के मैदान में अव्वल आने की ख्वाहिश हर खिलाड़ी को रहती है। देखा जाए तो मैदान अदब में भी अव्वलियत का सहरा सर बांधने की रिवायत मौजूद है। अलबत्ता फर्क ये जरूर है कि इस मैदान में खेल का इनेकाद किसी मखसूस कायदे और ज़ाब्ते के तहत नहीं होता। पहला शायर कौन था, पहला अफसाना निगार कौन था, पहला नावल निगार कौन है, इस किस्म की बहस हमें सुनने को और पढ़ने को मिलती है। आज इस वीडियो में जो किताब मैं आपके सामने लाया हूं, उसके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये दुनिया का पहला नावल है जो 1000 साल पहले जापानी जुबान में लिखा गया। इस किताब का नाम है गेंजी की कहानी और अंग्रेजी में ये किताब द टेल ऑफ गेंजी के नाम से मौजूद है। इसकी मुसन्निफा मोरासाकी शिकिबो एक जापानी मुसन्निफा है, जबकि उर्दू तर्जुमा इसका बाकिर नकवी ने किया है और इसी किताब के लिए तहकीक, तदवीन और हवाशी का कारनामा खुर्रम सुहेल ने अंजाम दिया है। देखा जाए तो ये बुनियादी तौर पर एक शहजादी गेंजी के मुआशिकों और उसकी जिंदगी की नशेब फराज की कहानी है, जिसमें उस दौर की तहजीब व तमद्दुन और नफ्सियात का भरपूर इहाता किया गया। ये किताब नावल से भी कदीम सिन्फ दास्तान से पहले लिखी गई है, लेकिन इसमें दास्तानवी अनासर न होने के बराबर है। अलबत्ता कहीं अगर मजहबी नजरियात की बहस आती है या अवामी सतह पर ज़ईफुल एतकादी की बात आती है, तो वो चीजें हमें दास्तान की तरफ लेके जाती है, लेकिन ये अनासर इतने कम है कि इसकी बुनियाद पर इसे दास्तान करार देना मुनासिब राय नहीं होगी और ना ही ये कहानी अनहोनियों का मजमुआ है, बल्कि इसमें हमें हकीकी जिंदगी की हकीकी तस्वीरें नजर आती हैं। जापान के एक तारीखी शहर क्योतो से उठने वाली ये कहानी कई हवालों से अपने मावरा होने का एहसास दिलाती है। इसमें देहातों और शहरों की हकीकी तस्वीर कशी करने के साथ साथ हम देखते हैं कि एक मुनज़्ज़म और मरबूत निज़ाम हुकूमत भी मौजूद है, जिसमें बादशाह भी है, शहजादे शहजादियां भी हैं, वजीर भी है, उनके ओहदे, उनके इस्तीफे, उनकी मनसूबाबंदियां, कारनामे, नाकामियां, ये सब कुछ इस कहानी में हमें कदम कदम पर मिलती है। इसी तरह इस किताब में जो इल्मी बहस है, जब साइंस की बात होती, तहकीक की बात होती है, जब इल्म की बात होती है, तो अंदाजा होता है कि जिस जमाने में ये नावल लिखा गया, उस जमाने में उस वक्त लोगों के इल्म की तरफ रुझानात क्या थे या उनकी तरजीहात में इल्म की जगह कौन सी थी। जहां तक इसके उस्लूब और डिक्शन का ताल्लुक है, तो इस हवाले से मुख्तलिफ राय कायम की जा सकती है, क्योंकि जितना इसका अंदाज़े बयां सादा है, तो उसको पढ़ते हुए यूं महसूस नहीं होता कि ये कोई 1000 साल पहले लिखी गई कहानी है। बहुत मुमकिन है कि मुसन्निफा का अपना भी इसमें कमाल हो, लेकिन मुतरजम बाकिर नकवी ने भी अपने कमाल महारत का मुजाहिरा किया है। और ये भी मुमकिन है कि जिस तरीके से तहकीकी सतह पर इसके हवाशी लिखे गए हैं और इस पर तहकीकी काम किया गया है, तो उस वजह से ये किताब बहुत सहूलत से कारी को समझ में भी आ जाती है और वो जो कहानी है वो कारी तक पहुंच जाती है। इस किताब की तमाम दाखिली शवाहिद देखकर हम आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको पहला नावल करार दिया जाए। इसके अलावा जो लॉन्जाइनस ने नजरिया तरफ़्फ़ु पेश किया था, जिसमें उन्होंने एक आला और अजीम अदब के कुछ उसूल बताए थे, तो उन उसूलों पे या उन पैमानों पे अगर हम इसको परखते हैं तो भी मैं समझता हूँ, चूंकि एक ऐसे दौर की तख्लीक है जब नावल का कोई बना हुआ सांचा मौजूद नहीं था, इसलिए आलमी अदबियात की क्लासिक में इसका शुमार अगर कर लें तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है।
यहाँ एक तहकीक तलब बात मैं रखना चाहता हूँ। मैंने जैसे कहा कि अवलियत का सहरा सर बांधने की रिवायत हमारे यहाँ मौजूद है, तो इस सिलसिले में एक बहुत अहम नुक्ता मैं अपने नाजरीन के लिए यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि एक दावा ये मौजूद है कि पहली सदी ईस्वी के आखिर में गाइस पेट्रोनियस ने हिस्टेरिकॉन के नाम से एक किताब लिखी। इसके बारे में क्लासिकी दानिशवरों का ये दावा है कि ये एक रोमन नावल है और इससे पहले नावल की कोई भी सूरत मौजूद नहीं है। ताहम ये एक बहस तलब और तहकीक तलब नुक्ता है जो मैंने अपने नाजरीन के सामने रख दिया है।